इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी लॉ होता है, जैसे फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारे को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके सारा लॉ। सबसे पहले देख लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले इसका क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे तरह से समझेंगे। इसको देखो, स्टेटमेंट क्या है इसका। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू स्टेटमेंट्स आर इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, द टू ओरिजिनल सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इजी वे में इसको समझ लेते हैं। पहले तो क्या बोल रहा है कि अगर टू बॉडी, सपोज ए और बी क्या है, सपोज ए और बी अपना कोई बॉडी है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक मिनट पेन ले जरा। देखो, सपोज ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप इसको। सपोज ए और बी टू बॉडी है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी। अगर अनदर बॉडी कोई सी यहाँ पे रखेंगे तो क्या है, ये दोनों तो पहले टेम्परेचर इक्वल है ही, ए इक्वल टू बी टेम्परेचर। उसके बाद क्या, सी को जब रखेंगे इसके सामने क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी। तो फिर एक एक करके क्या हो जाएगा, तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यही बोलता है सिंपल लैंग्वेज में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप नोट कर लेंगे। ये क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टेम्परेचर बेस्ड, टेम्परेचर पे बेस्ड होता है। यही टेम्परेचर को दर्शाता है, टेम्परेचर। बस इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that energy can neither create nor destroy but it can be transformed from one form to another form। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन एनर्जी क्या क्या कहता है कि एनर्जी न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। तो ये इक्वेशन है इसका, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो यहाँ पर डेल यू आपका हो गया इंटरनल एनर्जी, उसके बाद क्यू हो गया आपका हीट और डब्ल्यू हो गया आपका वर्क। ये होता है, देखो इसमें क्या होता है, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा क्यू माइनस डब्ल्यू, इसमें क्या होता है, साइन कन्वेंशन से उसको लिया जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट सिंपल है, इसको याद रखना है। अब कभी इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, वो इंटरनल एनर्जी को क्या करता है, दर्शाता है। इंटरनल एनर्जी डेल यू, इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, तो इसी को दर्शाता है ये फर्स्ट लॉ। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉ है अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये सबसे पहले तो इसको दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें पहला है आपका केल्विन प्लैंक और दूसरा हो गया आपका क्लॉसियस। तो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल दैट प्रोड्यूस वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विथ सिंगल रिजर्वायर। कहने का मतलब है कि कोई भी जब कोई ऐसा डिवाइस आप डेवलप नहीं कर सकते हैं जो कि सिंगल हीट रिजर्वायर पे काम कर करे। मतलब इसका सिंपल कहना है कि 100% इफिशिएंट
इफिशियंसी किसी भी इंजन का नहीं हो सकता 100%, नॉट पॉसिबल है। यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से क्या क्या चीज़ वर्क करता है, इस पे इंजन वर्क करता है, ये याद रखना है आपको। इंजन हो गया, इंजन वर्क करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब 100% इफिशिएंट कोई भी इंजन नहीं हो सकता, यही इसका स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे इसको भी। अगर इसको केल्विन को डायग्राम द्वारा जैसे देख सकते हैं, कोई इंजन होता है, सपोज ये टेम्परेचर है, ये क्या हो गया आपका इंजन, ये इंजन हो गया। बोला ये वर्क मतलब दे सकता है विदाउट एक और, नीचे एक और क्या चाहिए, सिंगल रिजर्वायर पे ये काम नहीं करेगा, यही बोलता है, मतलब दूसरा रिजर्वायर भी चाहिए। लोअर ये हायर टेम्परेचर हो गया, ये लोअर टेम्परेचर, यही बोलता है। अगर ये नहीं रहेगा तो जितना भी हीट होगा वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलता है 100% इफिशिएंट नहीं होता है, यही बोलता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसको भी समझ लेते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। It is impossible to develop a device operating in a cycle which transfer heat from lower temperature to higher temperature without any external energy input। देखो क्लॉसियस इसमें स्टेटमेंट ये हो गया, इसमें इसमें कहता है ये कि कोई भी ऐसा डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ऑपरेट करे विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, कोई मतलब एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट दिए बिना। तो इस पे क्या होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे दो, जैसे इस पे होता है रेफ्रिजरेंट और हीट पंप वर्क करता है, रेफ्रिजरेंट और हीट पंप क्लॉसियस स्टेटमेंट पे वर्क करता है। इस पे भी आप जैसे इसका डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लें। सपोज ये लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर जाएगा, तो ये डायरेक्ट ऐसे पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप इसमें एनर्जी इनपुट वर्क इनपुट नहीं करेंगे, तो यही बोलता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसका समझो। थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics states that the entropy of a perfect crystal at a temperature of 0 Kelvin is equal to 0। ये इंट्रोपी के बारे में दर्शाता है। परफेक्ट क्रिस्टल का 0 केल्विन पे इंट्रोपी क्या होता है, 0। बस इतना सही, इतना से याद रखना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इंट्रोपी के बारे में अच्छे से नॉलेज पहले मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इजीली इसको समझ पाएंगे। बस इसको इसमें स्टेटमेंट ही देख लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।